Okay, now numericals. Numerical number 3.1. Find the time taken by sunlight to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 exponent 8 किलोमीटर, velocity of light 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यही है आपकी बुक में भी, बुक से कॉपी कर लीजिएगा क्वेश्चंस. अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन है सन और अर्थ के दरमियान का, दैट इज़ 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर. बट वी नो दैट कि एसआई यूनिट्स में डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है, सो वी नीड टू कन्वर्ट है. अच्छा, मैंने यहीं पे डेटा में कन्वर्ट किया है. ठीक है, तो ये तो मतलब बहुत स्मॉल कन्वर्जन्स है ना, तो हम इसको डेटा में ही कन्वर्ट करते हैं, तो इट्स फाइन, ना कि हम उसको सोल्यूशन में अलग से स्टेपिंग करें शो. ठीक है, तो इसी तरह से कर दीजिएगा. किलोमीटर से मीटर में मुझे जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी एक्सपोनेंट 3 से, दैट इज़ 1000. ठीक है, तो इनकी जब मैंने सॉल्व करी है पावर, सो इट बिकम 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर. राइट, वेलोसिटी मुझे गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड. ये बिल्कुल ऐसा यूनिट, इसका स्टैंडर्ड है, कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है. टाइम मुझे फाइंड आउट करना है. सही, मैं स्विच करूँगी डिस्टेंस के फार्मूला पर. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई टी. ठीक, v इज़ द वेलोसिटी हेयर. ठीक है, यहाँ से मैंने इसको टाइम के रिस्पेक्ट से अरेंज किया है, तो मेरा आंसर आया 500 सेकेंड्स. ठीक है, अब 500 सेकेंड्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिनट्स भी कवर हो रहे होंगे, तो अब उसको मिनट्स में हम किस तरह से कन्वर्ट करें. तो हमने इसको डिवाइड करके चेक कर लिया, जितने होल कम्प्लीटली डिवाइड हो गए वो मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, और जो रिमाइंडर हो जाएगा मेरा, वो मैं उसको एज अ सेकेंड ट्रीट कर लूँगी कि 8 मिनट्स इसमें से कंप्लीट हो रहे हैं, बट जो सेकेंड्स रिमेनिंग है वो कितना है, 20 सेकेंड्स. 500 में कंप्लीट मिनट्स नहीं बन रहे, कुछ मिनट्स हैं और बाकी सेकेंड्स हैं. ठीक, तो यहाँ तक भी आप स्टॉप करना चाहें आंसर फाइन, बट बुक में मिनट सेकेंड्स में कन्वर्जन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया. 3.2. अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 seconds. हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यहाँ पे इको साउंड की बात हो रही है, मतलब एक ऐसा साउंड कि जब हम मतलब किसी फ्री स्पेस पर हैं या किसी सुनसान स्पेस पर हैं, तो होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हमें अपनी ही आवाज़ थोड़ी देर बाद जो है वो सुनाई दे रही होती. दिस साउंड इज़ नोन एज इको. ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक वो डिस्टेंट हिल पे था. ठीक है, और उसने जब अपने ही इको सुना होगा, तो वो उसका जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया हुआ है 2 seconds. अब वो ये कह रहे हैं कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि पर्सन जो है वो हिल से कितना दूर था. वेलोसिटी या स्पीड हमें जो दी हुई है दैट इज़ 330 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें पैरामीटर्स वही सेम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हुए, सो आई हैव यूज़ द सेम फार्मूला. ठीक है, पैरामीटर्स को देख के फार्मूला हमने पुट करना है. इन न्यूमेरिकल्स में आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ होंगी सबसे ज़्यादा, या फिर ये जो हमारे कॉमन फार्मूलाज हैं डिस्टेंस का, वेलोसिटी का. ठीक है, ये सारे यूज़ होंगे. राइट, अच्छा, अब क्या है कि सिंस द पर्सन हेयर्स द इको सो द डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज ट्वाइस. अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस हम ट्वाइस लेंगे बिकॉज इट इज़ द इको कंडीशन के जितना डिस्टेंस उस वॉइस को वहाँ तक पहुँचने में, और फिर वो वॉइस वहाँ से रिफ्लेक्ट होके, या हम कहें कि जो है वो स्केटर होके जो वापस आई है, और फिर जो हमने दोबारा से उसका साउंड सुना है अपनी ही वॉइस का, इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्टेंस हम यहाँ पे डबल ट्रीट कर रहे हैं, तो हम इसको 2s कंसीडर कर रहे हैं, ट्वाइस कंसीडर कर रहे हैं. सही. अच्छा, बाकी का फार्मूला सेम रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़रा सा चेंज हो गया, ट्वाइस हो गया बिकॉज ऑफ द इको कंडीशन. ठीक है, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस, फिर उस आवाज़ का टकरा के वापस आने तक का डिस्टेंस. राइट, इसको जब मैंने शफल किया 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये डिस्टेंस आ गया मेरा. सही है. अच्छा, 3.3. A car moving with a velocity of 36 km/h is brought to rest in 5 seconds. Calculate the deceleration. Deceleration means negative acceleration में आपका आंसर आना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है 36 km/h. जो -1 का साइन है इसका मतलब है अपॉन h. ठीक है, ये बात तो पता ही होगी ना आपको कि अगर पावर मेरे पास नेगेटिव में होती है तो वो बेसिकली डिनोमिनेटर की पावर है. तो ये बेसिकली km/h है, और ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है. किलोमीटर से मीटर में जाना है और आर से सेकंड्स में जाना है. तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए एक्सपोनेंट 3 करती हूँ, और आर से सेकंड में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 3600 करती हूँ. सही. तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेशन करिए तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है 10. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड है इज़ ब्रॉट टू रेस्ट.
मतलब इतनी वेलोसिटी अचीव करने के बाद जब वो रेस्ट कंडीशन में आ गया, तो यहाँ पे जब रेस्ट कंडीशन की का जिक्र कर दिया है, तो यानी कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी उसकी बात हो रही है कि अब वो ज़ीरो स्टेट पर आ गई, वेलोसिटी उसकी ख़त्म हो गई है। ठीक, अच्छा, नॉर्मली ज़ीरो जब हमारी जो रेस्ट की कंडीशन होती है उसके साथ हम यूनिट स्पेसिफाई करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली ज़ीरो सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास टाइम इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है 5 सेकेंड्स, डिसेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम देखते हैं पैरामीटर्स क्या क्या है हमारे पास, वी आई है, वी एफ है, टाइम है और ए फाइंड आउट करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इजीली अवेलेबल है, मैंने डायरेक्ट उसी को यूज़ किया, इक्वेशन को शफल किया है। ठीक, और यहाँ पे ये देखें माइनस में आई है एक्सेलरेशन, तो ये हमें इंडिकेट करिए कि ये क्या है, डिसेलरेशन है। ठीक, अच्छा, रिजल्ट देख लीजिएगा, द डिसेलरेशन ऑफ कार इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं यूज़ किया, वाई, क्योंकि डिसेलरेशन का वर्ड यूज़ हो चुका है, कि इट सेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे इसलिए पुट किया बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन का पार्ट था, पर जब हम रिज़ल्ट बना रहे हैं वहाँ पे हम सेंटेंस में डिसेलरेशन का वर्ड मेंशन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में माइनस नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट सेल्फ इज़ इंडिकेटिंग द नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में लिखिएगा। 3.4, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from 11 meter per second to 33 meter per second in 10 seconds। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सेम पैरामीटर्स हैं जो 3.3 में है, कोई कन्वर्जन भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, इसको कर लीजिएगा। 3.5, a body starting from rest acquires a velocity of 10 meter per second in 5 seconds. Calculate part A, the acceleration, part B, the distance covered by the body in 5 seconds। यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुई है और फिर उसने ये वेलोसिटी अटेन की है, तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि वी आई यहाँ पे रेस्ट है मेरी, ज़ीरो है। ठीक, और वी एफ फिर हम उसको 10 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। ये न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कि फ्रॉम रेस्ट बोला गया है या टू रेस्ट हुआ है। टू रेस्ट मीन्स कि एक वेलोसिटी से वो पास होते होते अब वो रेस्ट में आई है, तो ऐसे केस में वी एफ को ज़ीरो करते थे। ठीक है, पर यहाँ पे वो स्टार्ट हुई है रेस्ट से, तो इसका मतलब है कि वी आई ज़ीरो लेना है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, वी एफ है, वी आई है, टी है, so I can find the acceleration simply by first equation of motion. Now for the distance we can use second equation as well, we can use third equation as well। मैंने यहाँ पे थर्ड यूज़ करी है, ठीक है, ये सिंपली मैंने बस वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया है, तो एस मेरा यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा 25 मीटर, तो ये मेरे पास रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज 3.6, a car starts from rest and after 20 seconds its velocity becomes 108 किलोमीटर पर आवर। फाइंड दी एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ठीक है, यहाँ पे भी रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट हुआ है, तो वी आई कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में कह रहे हैं 108 किलोमीटर पर आवर उसने अचीव कर ली। अच्छा, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई पे 1000 और एक्सपोनेंट 3, और आर से सेकंड्स में कन्वर्जन है तो 3600 से डिवाइड कर देते हैं। राइट, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन होगी, यूज़ कर लीजिएगा, फाइन। 3.7, the velocity of a motorcycle increases by an acceleration of 2 meter per second square and becomes 20 meter per second in 5 seconds. Find the initial velocity of the car। कह रहे हैं कि velocity increase हुई मोटरसाइकिल की, और इंक्रीमेंट होने की वजह से उसकी एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यूनिट ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो एक्सेलरेशन है, एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। और अब इन्होंने बताई है वेलोसिटी उसकी, कि इतनी वेलोसिटी में इंक्रीज़ आने के बाद अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसको वी आई नहीं लेंगे, ये वी एफ होगा, क्योंकि क्या वर्ड यूज़ हुआ है, बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, अब इतनी हो गई है, तो यानी वी आई का जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पे। सही, टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाले पैरामीटर्स हैं सारे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3.8, a bus is moving with a velocity of 72 km per hour on the application of the brakes, its
stops after covering a distance of 500 meter. Calculate the deceleration produced by the brakes. डिसेलरेशन फाइंड करनी है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है. स्टार्टिंग कंडीशन क्या है कि इस वेलोसिटी से मूव करिए. अगेन वी नीड अ कन्वर्जन फॉर मीटर पर सेकेंड. अच्छा, नाउ इट अप्लाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट स्टॉप्स. ब्रेक्स अप्लाई हुए तो बॉडी कार स्टॉप हो गई है. यहाँ पे क्या हो गया, बस की जो वी एफ है वो कितनी हो गई है, 0. रेस्ट कंडीशन में आ गई. डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. अच्छा, यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम ही नहीं है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का एक पैरामीटर है टाइम. टाइम हमें इसमें अवेलेबल नहीं था. तो अब एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट करें. सेकंड इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि सेकंड के लिए भी हमें टाइम की नीड होती है. थर्ड पे स्विच कर गई उसी का. ठीक है, यहाँ से हमने इसको शफल किया है. एक्सेलरेशन मेरे पास आई है नेगेटिव में 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगेन रिजल्ट के साथ जब डिसेलरेशन का वर्ड मेंशन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट नहीं करना है. ये मैंने इसको कट किया हुआ. ठीक है, 3.9 A car starting from rest attains a velocity of 20 meter per second in 5 seconds. Find the distance covered by the car. रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो वी आई कितनी कंसिडर करनी है, 0. इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली है तो ये वी एफ हो गई है. टाइम गिवन है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अच्छा, अब डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं आइदर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, राइट, क्योंकि फर्स्ट में तो डिस्टेंस नहीं आता. पर जो एक इशू है वो क्या है कि इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है. और एक्सेलरेशन तो तीनों इक्वेशंस का पार्ट होती है. वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन फर्स्ट. आई हैव फाउंड द एक्सेलरेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक, एंड देन आई हैव अप्लाइड थर्ड इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस. क्लियर है, इजी है ये. 3.10 A stone is dropped from the top of a tower. Takes 5 seconds to reach the ground. Calculate the height of the tower. ओके, एक सर्टन हाइट से एक टॉप ऑफ अ टावर से स्टोन जो है वो ड्रॉप हुआ है. सही है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने हमें यहाँ पे मेंशन ही नहीं करी और ना ही फाइंड करने को कहा है. तो जब भी कोई ऐसा केस होगा स्टूडेंट्स कि ना हमें वी आई को फाइंड करना है और वो क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है तो ऐसे केस में भी हम वी आई को 0 कंसीडर करेंगे. ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट कि जब ऐसी कंडीशन हो कि जब उन्होंने हमें वी आई फाइंड करने को कहा भी नहीं है, ठीक, और वी आई क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, तो ऐसे बोथ कंडीशंस में हम क्या करेंगे, वी आई को 0 कंसिडर करेंगे. ओके, इट इज़ अ केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी. ठीक है, कि एक टॉप ऑफ अ टावर से जो है वो स्टोन ड्रॉप होके, अब वो ड्रॉप होके डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ग्रेविटी हो जाएगी. और ग्रेविटी की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसको हम वैल्यू को कंसिडर करते हैं आइदर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बोथ आर करेक्ट. ठीक है ना, मतलब 9.8 को आप सिंपली राउंड ऑफ कर दो तो वो 10 बन जाएगा ना. तो यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली 10 यूज़ कर रही हूँ मैं. ठीक, टाइम हमें गिवन है और कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द टावर आपने कैलकुलेट करनी है. अच्छा, हाइट बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है बट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन है ना. किसी भी चीज़ की हाइट का क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है. ठीक है, तो आई कैन से इट एज एस और एच. ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिखी है पहले, बट बिकॉज इट इज़ द फ्री फॉल मोशन, तो फ्री फॉल मोशन में के केस में डिस्टेंस जो है वो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, यानी कि हाइट में चेंज हो जाता है. सो आई हैव रिटन इट एज एच. एच इज़ फॉर हाइट. ठीक, और यहाँ पे ए जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, जी से. फ्री फॉल मोशन का केस है ना. सही है, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका किसी भी हाइट से ड्रॉप हो रहा है, इस तरह के केसेस को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं. सही है. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं. वी आई 0 था और टाइम मुझे गिवन था तो 5 0 0 हो गया. यहाँ से अब मैं कर रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये 10/2 हो गया, ये 5 स्क्वायर था तो इसको कैलकुलेट किया, 5 क्यूब बाई 125 मीटर हाइट आ गई है टावर की. राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स 3.11. A body throws a ball with a velocity of 20 meter per second. Find the time elapsed between throwing and catching the ball. Time elapsed का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है कि जब वो बॉल थ्रो हुई और जिस टाइम पर बॉल कैच हुई वहाँ से वहाँ तक का टोटल टाइम फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसको हम टाइम elapsed कहते हैं. अच्छा, वेलोसिटी इनिशियल बताई हुई है हमें. ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे
कोई फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, बस बता दी कि इतनी वेलोसिटी से बॉल थ्रो हुई है। फाइनल वेलोसिटी क्या अचीव हुई ये नहीं बताई हुई, और ना ही फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो वही वाली चीज़ कि जब फाइंड आउट भी नहीं करना हो और मेंशन भी ना हो, तो उस केस में हम इसको ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे, राइट। अच्छा, इट इज़ अ फ्री फॉलिंग केस ना, हमने बॉल थ्रो करी है और वो कैच हो रही है, तो ये जो मूवमेंट है ये कैसी है, फ्री फॉलिंग है। तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, दैट इज़ जी। टाइम हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने टाइम फाइंड आउट कर लिया, पर ये टाइम जो है वो उसको मैं कह रही हूँ t1, बिकॉज ये वो वाला टाइम है जो कि थ्रोइंग तक, मतलब थ्रोइंग के लिए यूज़ हुआ है। और हमें तो टाइम इलेप्स फाइंड करना है, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, वो पूरा टाइम पीरियड हमें चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट का टाइम फाइंड आउट किया, दैट इज़ फॉर थ्रोइंग। अब वो जब थ्रो हो रहा है और थ्रो के वो उसने एक पोजीशन अटेन की है और अब वहाँ से कैचिंग का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो ये थ्रोइंग का टाइम है, तो मैं इसको t1 कह रही हूँ। और डेफिनेटली जितना टाइम थ्रोइंग का होगा उतनी कैचिंग का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे t1 प्लस t2 मैं कर रही हूँ, और t2 मेरा वो टाइम है जो कैचिंग का है, तो वो भी सेम अमाउंट होगा। तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो टोटल टाइम मेरा किस तरह से निकल गया इन दोनों टाइम्स को ऐड अप करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि माइनस साइन किस तरह से रिमूव हुआ है। टाइम देखें हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम यहाँ से माइनस इसको रिमूव कर सकते हैं इजीली, राइट। ये बेसिकली ये तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है माइनस, पर आंसर में आप प्लेस नहीं करोगे बिकॉज टाइम इज़ अ स्केलर, ठीक। ये टोटल टाइम इस तरह से अचीव हुआ है, दैट इज़ योर टाइम इलेप्स। रिजल्ट बनाना मैं भूल गई हूँ, स्टूडेंट्स बना लीजिएगा प्लीज़। ओके, 3.12 a stone is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second. Find the maximum height reached by the stone and the total time of flight. अगेन यहाँ पे भी टोटल टाइम की बात हो रही है, ठीक है। ओके, इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, मतलब हम एक नीचे के स्टेट पे खड़े हुए हैं और हमने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। अच्छा, अब वर्टिकली अपवर्ड के केस में क्या होगा कि वी कैन अज्यूम द ग्रेविटी एज नेगेटिव, सही है, क्योंकि अब वो अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपवर्ड मूव करवा रहे हैं। जैसे हम जब भी स्टोन वगैरह थ्रो कर रहे हैं तो वो पहले तो वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जी को हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, मैंने वैल्यू में पुट किया है, बताती हूँ अभी आपको। अच्छा, वी आई 20 मीटर पर सेकेंड है, जी ले लिया है। अच्छा, वी एफ का देखें यहाँ पे कोई मैंशनिंग नहीं है क्वेश्चन में, और ना ही फाइंड आउट करने को कहा जाए। तो मैंशनिंग ना हो और फाइंड आउट भी ना करना हो तो ऐसे केस में 0। ओके, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, कि उस स्टोन ने एक पर्टिकुलर हाइट कितनी ऑब्टेन करी होगी, तो वो डिस्टेंस भी हो सकता है, वो हाइट भी हो सकती है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, राइट। अच्छा, सोल्यूशन में हम जाएंगे कि फ्री फॉल मोशन के केस में जो हमारी इक्वेशन है वो इस तरह से हो जाती है, ए जो है वो रिप्लेस हो जाता है जी से और एस रिप्लेस हो जाता है एच से, ठीक है। यहाँ पे मैंने जी को नेगेटिव लिया है, वाई, बिकॉज द बॉडी इज थ्रोइंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो इसलिए -10 पुट किया। वी आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, यहाँ पे माइनस से माइनस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। 20 मीटर आपकी हाइट आ गई है स्टोन की, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, टाइम फाइंड आउट करते हैं। टाइम के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो फर्स्ट इक्वेशन वाले सारे यूज़ हुए हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ से इसको टाइम वही वाला फाइंड किया है कि पहले एक थ्रोइंग का टाइम होगा और फिर जब तक उसने जहाँ स्टोन जिस जगह पे पहुँचा होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे t1 कहलाएगा ये, ठीक है। वो टोटल टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतने ही टाइम को एक और दफ़ा ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास 4 सेकेंड्स आ गया। नाउ 3.13 स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, हाइट यहाँ पे गिवन है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लिया उसने ग्राउंड तक पहुँचने में। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी से उसने स्ट्राइक किया है। ओके, यहाँ पे वी आई की कोई मैंशनिंग नहीं है क्वेश्चन में, और ना ही वी आई फाइंड करने को कहा गया, तो वी आई क्या हो गया, 0 हो गया। हाइट हमें दी हुई है, जी हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड यूज़ करना है, इट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो जब भी आपके पास फ्री फॉल मोशन का कोई भी न्यूमेरिकल होगा, सो यू विल हैव टू यूज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, आइदर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10, बोथ आर करेक्ट, ठीक। अच्छा, अब हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्री फॉल का केस है, मैंने इक्वेशन को उसी लिहाज से लिखा है, एच यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे जी यूज़ किया, ठीक है। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया है। अच्छा, यहाँ पे इत्तेफाक से टी स्क्वायर होता है ना,
तो अब मुझे स्क्वायर में तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो आई विल टेक अंडर रूट जब किया है तो 2.82 मेरा पास टाइम ऑब्टेन हो रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई टोटल टाइम फाइंड आउट करने को नहीं कहा गया था, यहाँ पे सिर्फ उतना टाइम फाइंड करना था कि जब वो ग्राउंड तक जिस टाइम पे पहुँचा। थ्रोइंग का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो रहा कि ड्रॉपिंग का टाइम बताइए, तो यहाँ पे टाइम टोटल टाइम नहीं है, ठीक। वी एफ कैसे फाइंड किया है, अब जब देखें मेरे पास टाइम आ गया तो आई कैन यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन, सही। फर्स्ट इक्वेशन के पैरामीटर्स मौजूद है ना, वी एफ मैं फाइंड कर रही हूँ, वी आई मुझे पता है 0 है, जी भी पता है और टी भी पता है, सही है। ओके, यू कैन फाइंड वी एफ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एज वेल। थर्ड इक्वेशन के भी देखें सारे पैरामीटर्स मौजूद हैं। क्या होती है थर्ड इक्वेशन, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जी भी पता है, हमें एच भी पता है, ठीक है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पर फर्स्ट इक्वेशन ईजी होती है अप्लाई करने में, तो मैंने डायरेक्ट वो अप्लाई कर दी। आप उसको उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। अच्छा, वी आई 0 था, जी 10 है, टी हमने 2.82 अभी फाइंड आउट किया है, इसी वैल्यू को यूज़ किया है, तो वी एफ कितनी आ गई 28.2 मीटर पर सेकेंड, सही। सो दिस इज़ योर रिजल्ट। ऑलराइट, दिस इज़ एंड ऑफ योर न्यूमेरिकल्स एज वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड अगेन सॉरी फॉर द वॉइस इश्यूज़। तो सुबह से आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इत्तेफाक से चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है और वर्क भी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा हैं, तो इट्स फाइन, आप कीजिए आराम से। आई विल चेक दिस ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह, ठीक है। सो यू हैव इनफ टाइम, कंप्लीट इट, अंडरस्टैंड इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, और ईजी भी है। मतलब अभी शायद आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हेक्टिक हो जाएगा, पर अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो सिर्फ 3 जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वही बार बार यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो बस आपको पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कहाँ पे रेस्ट कंडीशन है तो किस तरह से वी आई और वी एफ को पुट करना है, कहाँ पे फ्री फॉल का केस है। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी थ्योरी तो इस चैप्टर की बहुत इजी है, सिर्फ डेफिनेशंस हैं और डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और डेरिवेशंस भी बहुत इजी हैं, डेरिवेशन में मैंने कंसिड्रेशन भी सेम रखी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। फिर भी अगर किसी भी को टॉपिक के हवाले से या न्यूमेरिकल के हवाले से कोई इशू हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, सो काइंडली वॉइस नोट के थ्रू पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैट्रिक जो है वो थोड़ी सी लाइक डिसकनेक्टेड हुए में है, कि अगर कोई नई भी बात समझ आती तो पूछते ही नहीं है। तो पूछा करें, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सही है। आप वॉइस नोट के थ्रू पूछ लें, आप मैसेज के थ्रू पूछ लें, और प्लीज़ अपना वर्क अप टू डेट रखिए, सही है, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि चैप्टर्स बहुत लेंदी हैं, तो हमें इस तरह से वीकली बेसिस पे कंप्लीट करने होते हैं। तो साथ साथ वर्क कीजिए ताकि पेंडिंग पे ना जाए वर्क, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा सारा, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।